नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 15 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्न को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, सभी आईएएस उम्मीदवारों के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस निःशुल्क कार्यशाला आयोजित कर रहा है और यह विशेष रूप से बायजूस एग्जाम प्रेप जो ऐप है उस पर यह आयोजित की जा रही है। तो आप लोग 18 सितंबर को 11 बजे इसमें भाग लें इस सेमिनार में। और दोस्तों, यह सेमिनार बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के वरिष्ठ शिक्षक रसेश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है। वे आईएएस की तैयारी हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षकों में से एक हैं। 8 वर्षों से अधिक के शिक्षण अनुभव के साथ इनके वीडियो व्याख्यान को यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों द्वारा देखा और सराहा गया है। तो आप लोग इस सेमिनार में जरूर भाग लें, जिसमें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति के बारे में चर्चा की जाएगी। समसामयिक खंड की प्रभावी तैयारी हेतु सर्वोत्तम विधि क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। उचित वैकल्पिक विषय के चयन में भी आपका मार्गदर्शन हमारे वरिष्ठ शिक्षक करेंगे। तो इस तरह से 18 सितंबर को 11 बजे आप लोग जरूर इसमें भाग लें। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो में आपको लिंक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साप्ताहिक समसामयिकी में एक्सप्लेन सीरीज में इस बार का टॉपिक है एससीओ शिखर सम्मेलन, जो कि शुक्रवार को रात 8 बजे लाइव प्रसारण होता है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। और दोस्तों, अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्नाटक के हलीबीड के होयसलेश्वर मंदिर के बारे में यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। तो दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि अभी इसके लिए, इस स्थान के लिए, इस विरासत के लिए अभी नामित किया गया है। तो अभी यह 2022-23 के लिए इसी स्थल को नामित किया गया है यूनेस्को की धरोहर के लिए। तो इसलिए यह पहला कथन तो असत्य हो जाता है। दूसरा है, मंदिर का निर्माण होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन द्वारा किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है। 12वीं शताब्दी में किया गया था। इसके निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री सोप स्टोन है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर 2 और 3 यानी बी सही होगा। तो इससे संबंधित आप देख सकते हैं, द हिंदू में आई हुई खबर है कि यूनेस्को एक्सपर्ट विजिट हासंस होयसला टेम्पल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की धरोहर में शामिल करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनेस्को की एक्सपर्ट यहाँ पर आए हुए हैं। तो यह होयसलेश्वरा मंदिर कर्नाटक का एक प्रमुख हिंदू मंदिर है और यह होयसलेश्वर मंदिर हालेबिदु नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। तो यह 12वीं शताब्दी में विष्णुवर्धन के शासनकाल के दौरान यह किया गया था। तो कर्नाटक में स्थित इस होयसलेश्वर मंदिर के दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़ी कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी नक्काशा गया है। और दोस्तों, अगर हलीबेदु के मंदिरों और होयसलेश्वर साम्राज्य के पतन की बात करें तो इसका नाम मलिक काफूर से जुड़ा हुआ है। मलिक काफूर ने यहाँ के शासक बीर भल्लाल को भीषण चुनौती दी थी और इस क्षेत्र में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तो भगवान शिव को समर्पित ये होयसल मंदिर का निर्माण राजा विष्णुवर्धन, जैसा कि मैंने बताया, उनके एक अधिकारी केतु मल्ला सेट्टी ने करवाया था। और यह जो मंदिर है सेलखड़ी पत्थर यानी सोप स्टोन से बनवाया गया था। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो एक सिविल इंजीनियर के नाते उन्हें भारत में उल्लेखनीय बांधों, जलाशयों, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और सिंचाई प्रौद्योगिकी में ब्लॉक प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है, उन्होंने निजामों के अधीन हैदराबाद के दीवान के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि 1912 से लेकर के 1918 तक एम विश्वेश्वरैया मैसूर के दीवान थे, ना कि हैदराबाद के दीवान। तो इस तरह से दूसरा कथन असत्य हो जाता है। और दोस्तों, आधुनिक मैसूर राज्य का इन्हें जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया को 1955 में
भारत रत्न सम्मान भी मिला था। दोस्तों, अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से भी नवाजा था, इसलिए उन्हें सर एम विश्वेश्वरैया भी कहा जाता है। तीसरा कथन है, उनकी कुछ उल्लेखनीय साहित्यिक कृतियों में भारत का पुनर्निर्माण और भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्रमुख है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, 1928 में रूस ने पहली बार पंचवर्षीय योजना तैयार की, लेकिन विश्वेश्वरैया ने 8 वर्ष पहले ही 1920 में उनकी किताब थी रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, जिसे भारत का पुनर्निर्माण कह सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने पंचवर्षीय योजना की चर्चा की थी। तो इस तरह से तीसरा कथन भी सत्य है। तो पहला और तीसरा सही, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं, एम विश्वेश्वरैया often referred to by his initials MV was the first Indian civil engineer and the 19th Diwan of Mysore, उसमें क्या था? हैदराबाद, serving 1912 to 18। तो यहाँ पर उनसे संबंधित देख सकते हैं दिया गया है। और दोस्तों, आज उनका बर्थडे है, यानी 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स डे। ये ध्यान रखेंगे, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है और इनसे संबंधित यहाँ दिया गया है। और यह 1968 से इंजीनियर्स डे के तौर पे मनाने का ऐलान भारत सरकार ने किया था। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी, फेनी नदी, कुशियारा नदी और उमगोट नदी। तो यह चारों नदियां जो दिया गया है, तो इसमें से कहना है कि उपयुक्त में से कितनी नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार हैं। दिया गया है केवल एक नदी, केवल दो नदियां, केवल तीन नदियां या चारों नदियां। तो दोस्तों, ये चारों नदियां भारत बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती हैं। तीस्ता नदी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो तीस्ता नदी, यहाँ पर तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में आपको पता ही है। तो यह सिक्किम राज्य है। तो यहाँ पर पाहुनहरी ग्लेशियर है, वहीं से जेमू ग्लेशियर भी है, तो यहीं चुंबी घाटी भी है और यहीं से यह प्रवेश करती है तीस्ता नदी। और इस तरह से दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बहते हुए यह पश्चिम बंगाल होती हुए बांग्लादेश में यह किससे मिल जाती है? यह जा करके यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दोस्तों, यह कह सकते हैं कि सिक्किम में यह करीब 150 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 142 किलोमीटर यह बहती है और बांग्लादेश में यह 120 किलोमीटर बहती है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई हुई थी, तो और इससे संबंधित समझौतों पर ढेर सारी बातें की गई। तो यह पहला तो सही है। अब बात आती है फेनी नदी की। तो फेनी नदी का उद्गम भी दक्षिणी त्रिपुरा जिले, यहां पर आप देख सकते हैं, यह त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये भी बांग्लादेश है, तो ये देख रहे हैं ना, तो यही दक्षिणी भाग से यह फेनी नदी आती है और इस तरह से यह सबरूम शहर से बहते हुई बांग्लादेश में यह प्रवेश करती है। तो फेनी नदी भी हो गया। तीसरा है कुशियारा नदी। तो कुशियारा नदी के बारे में कहा जाता है कि बराक नदी भारत और बांग्लादेश सीमा पर 2 नदियों में बढ़ जाती है। यहां पर अगर आप देखिए तो एक सुरमा नदी देख रहे हैं ना, ये आ रही है, और एक कुशियारा नदी यह है आपकी। तो जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, कुशियारा नदी और सुरमा नदी, यही आगे जाकर के मेघना के नाम से आगे जाकर के बांग्लादेश, तो यह भी कह सकते हैं। और चौथी जो महत्वपूर्ण नदी है, उमगोट नदी। इस नदी को दुनिया की सबसे साफ नदी का खिताब मिला है और यह नदी मेघालय, तो मेघालय कहाँ है? ये पूरा मेघालय है, तो यहां से आती है और यह इन दोनों के बीच सीमा बनाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यह चारों नदियां मिलती हैं, अतः उत्तर डी होगा। तो इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, रिवर्स विदाउट बॉर्डर। तो इसे जरूर देखेंगे, यहां पर हमने पॉइंट्स दिया है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नीति आयोग का शून्य अभियान निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी, बच्चों के कुपोषण की समस्या को दूर करना, तपेदिक रोग से निपटना, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कमी करना। तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी करना। तो दोस्तों, ये जो शून्य अभियान है, यह 15 सितंबर 2021 को, यानी आज ही के दिन, आज 1 वर्ष पूरा हो गया। तो 2021 में रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने शून्य नामक अभियान शुरू किया था। तो शून्य अभियान क्या है कि ई कॉमर्स कंपनियों, फ्लीट एग्रीगेटर्स, मूल उपकरण निर्माताओं, लॉजिस्टिक कंपनियों के बीच शून्य प्रदूषणकारी वाहनों को बढ़ावा देने की एक
पहल है। और दोस्तों, ईंधन की खपत और उनके प्रयोग के चलते देश में वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा फेम, जिसे क्या कहेंगे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स योजना प्रारंभ की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश भर में 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है कि नीति आयोग सेलिब्रेट 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ शून्य कैंपेन, यानी शून्य अभियान का 1 वर्ष आज पूरा हो गया। और नीति आयोग के बारे में तो आपको पता ही है कि यह 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और दोस्तों, रॉकी माउंटेन, इसका मुख्यालय कोलोराडो में है। रॉकी पर्वत कहाँ है, अमेरिका में है। तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट भारत में 2019 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं, 2019 में आया हुआ प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। एकदम सही है ये कथन। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सही, अतः उत्तर 1 और 2 यानी सी होगा। तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो 1905 में, उसी समय याद हो तो बंगाल विभाजन भी हुआ था, तो यह उसी समय शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ देश में भारी विरोध था। तो स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे लोग प्रमुख थे। जब भारत के वायसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन साहब थे। ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन कांग्रेस से बहुत जलता था। तो इस तरह से 1905 में बंगाल की विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी और स्वदेशी वस्त्र मिलों, साबुन, तंबाकू और माचिस कारखानों, चमड़े के कारखानों, बैंकों आदि की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के सकारात्मक पहलू पर जोर देने के लिए की गई थी। इसलिए इसने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया और भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1906 में बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना एक स्वदेशी औद्योगिकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में की गई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में, महिला श्रम बल भागीदारी दर। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं औरतों की कहानी के बारे में दिया गया है, रैपिड एग्जिट फ्रॉम वर्कफोर्स, स्लाइडिंग अर्निंग। तो यह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसको कहते हैं LFPR। तो यह ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिमिनेशन, तो यह ऑक्सफैम के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा आप लोगों ने कि आयकर का छापा भी पड़ा था और उसने यह रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों श्रम बल भागीदारी में क्या कामकाजी उम्र की आबादी का जो अनुपात है श्रम बाजार में सक्रिय रूप से संलग्न है। तो या तो काम करके या काम की तलाश में भारत में महिलाओं के लिए 2004-05 में 42.7% से घटकर 2021 में 25.1% हो गया है। और दोस्तों 19-20 में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पुरुषों में से 60% के पास वेतनभोगी या स्वरोजगार वाली नौकरी थी, लेकिन महिलाओं की दर इसमें 19% थी। तो शहरी क्षेत्रों में भी वही हाल है कि नियमित स्वरोजगार के लिए पुरुषों की औसत कमाई 15,996 रुपए थी और यहाँ आधे से भी कम था महिलाओं का, यानी 6,626 रुपए। तो रिपोर्ट में यही कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव इतना अधिक है कि धर्म या जाति आधारित उप समूहों या ग्रामीण शहरी विभाजन में शायद ही कोई अंतर है। तो दोस्तों रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भारत में लैंगिक भेदभाव संरचनात्मक है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य परिस्थितियों में पुरुषों और महिलाओं की कमाई के बीच बहुत असमानता है। और इसका अनुमान आप देख सकते हैं 2004-05, 18-19 और 19-20 के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। दोस्तों भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में कमी के प्रमुख कारण क्या हैं? तो श्रम बल में
महिलाओं की भागीदारी का निर्णय और उनकी समर्थता उन विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर होता है जो पारिवारिक स्तर और स्थूल स्तर यानी माइक्रो लेवल पर जटिल रूप से सामने आते हैं। वैश्विक साक्ष्यों से यही पता चलता है कि शैक्षणिक योग्यता, प्रजनन दर, विवाह की आयु, आर्थिक विकास और शहरीकरण जैसे घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन विषयों के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करने वाले सामाजिक मानदंडों का भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, भारत में महिला श्रम जो बल भागीदारी है उसमें गिरावट की प्रवृत्ति पर 4 महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि युवा महिलाओं के शैक्षणिक नामांकन में वृद्धि, रोजगार अवसर की कमी, भागीदारी पर पारिवारिक आय का प्रभाव और आकलन विधि। तो पिछले अगर देखा जाए तो एक दशक में भारत ने शिक्षा तक स्त्रियों की पहुंच के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। माध्यमिक विद्यालयों में कामकाजी आयु की स्त्रियों के नामांकन के बढ़ते स्तर से प्रकट होता है और इसका कारण यह भी है कि आर्थिक विकास की प्रकृति ऐसी ही रही और उन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन नहीं हुआ, जो कि महिलाओं को, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो ये सब कारणों की वजह है और सामाजिक कारण भी है। तो भारत में अधिकांश महिलाएं कार्यरत तो हैं, किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में योगदान कर रही हैं, लेकिन उनका अधिकांश कार्य दर्ज नहीं होता अथवा आधिकारिक आंकड़ों में उन्हें कोई जगह नहीं मिलती। उनकी कार्य भागीदारी की पुष्टि आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते। तो भारत में महिलाओं का एक बड़ा अनुपात अपनी कार्य स्थिति को घरेलू कार्य के रूप में दर्ज कराता है, अर्थात अधिकांश महिलाएं घरेलू कामकाज में संलग्न रहती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार त्रुटिपूर्ण आकलन न केवल स्तर को प्रभावित करता है बल्कि भागीदारी के दर के रुझान को भी गलत दर्शाता है। तो इस तरह से बृहद दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, तभी इस दर या जो गैप है इसको कम किया जा सकता है। अब हम आप लोगों के लिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं और यही मैं आशा करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर दें। दोस्तों, आज के प्रमुख प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था और इसके पीछे क्या कारण था? दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील इंडस्ट्री किस पहाड़ी के समीप स्थित है? तीसरा प्रश्न है, अभी चर्चा में है लंपी त्वचा रोग, किस प्रकार का रोग है और यह किस में पाया जाता है? तो इस तरह से दोस्तों इन तीनों प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और आज का अंक यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।